हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृतिका की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देखेंगे। क्या देखेंगे? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देखेंगे। और पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से आपका पेडागोजी में ही नहीं प्रश्न बनते, बल्कि आपका बाल विकास के पोर्शन में भी प्रश्न बनते हैं। चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट का, या कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपका बाल विकास का पोर्शन हो या पेडागोजी का क्वेश्चन हो, सब में आपका पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। आपका पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोहलबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आपका बायोगैस्की का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तीनों सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये तीनों सिद्धांत को हम लोग क्या करेंगे? कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं संज्ञानात्मक विकास। जो आपके पियाजे हैं वो आपके कहाँ के हैं? पियाजे आपके कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के हैं। कहाँ का है? अगर पूछे आप लोग से क्वेश्चन कि पियाजे कहाँ के हैं, तो पियाजे आपके स्विट्जरलैंड के हैं। और पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। अगर आप लोग थोड़ा संज्ञानात्मक विकास के बारे में जान लीजिए। संज्ञानात्मक विकास वह होता है, जैसे संज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है जानना। जो संज्ञान है, संज्ञानात्मक से ही आपका क्या बना है? संज्ञान बना है। तो संज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है जानना, समझना, अवबोधन करना। अतः संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है समझ का विकास। समझ का विकास मतलब मानसिक क्रियाओं के विकास पर। जो समझ का विकास होता है वो किस पे निर्भर करता है? मानसिक क्रियाओं के विकास पे निर्भर करता है। और आपकी मानसिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है? जैसे मानसिक क्रियाएं आपकी होती है चिंतन करना, कल्पना करना, तर्क करना, स्मृति, विस्मृति, विश्लेषण करना। ये सब आपका क्या है? मानसिक क्रिया। जो ये सब क्रियाएं जो कहलाती है वो सब क्या है? मानसिक क्रियाएं हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने क्या जाना? हम लोगों ने जाना कि संज्ञानात्मक विकास किसे कहते हैं। और जीन पियाजे ने ही आपका कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई थी। संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं बताई थी। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है? पहली अवस्था आपकी कौन सी है? संवेदी प्रेरक अवस्था, या कहें इंद्रियगामक अवस्था। मतलब आपकी पहली अवस्था है संवेदी प्रेरक अवस्था या इंद्रियगामक अवस्था। यह जन्म से कितने वर्ष तक होती है? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। और दूसरी अवस्था आपकी कौन सी है? दूसरी अवस्था आपकी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से लेकर 7 वर्ष तक है। दूसरी अवस्था आपकी क्या है? चाहे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहे या प्राक संक्रियात्मक अवस्था कहे, ये 2 से 7 वर्ष तक होती है। आपका कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे अवस्था दे देगा और पूछेगा ये मतलब किस वर्ष से रिलेटेड है, मतलब किस वर्ष से रिलेटेड है या किसने दिया, ऐसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लेता है। या कोई इसकी विशेषता दे देगा और पूछेगा ये किस अवस्था से रिलेटेड है। तो आप लोग को इसकी अभी विशेषता हम लोग आगे देखेंगे। ये मतलब आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका कौन सा है? तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था आपकी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या कहें स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कहें स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे या तो कहें ठोस संक्रियात्मक अवस्था। क्या कहें? ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ये आपकी उम्र अगर पूछे तो 7 से 11 वर्ष के बच्चों को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, या ठोस संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। और आपकी चौथी अवस्था कौन सी है? चौथी अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, या आक्रिक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, या रूपात्मक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, या तात्विक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। मतलब इसके कई नाम हैं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, आक्रिक संक्रियात्मक अवस्था, रूपात्मक संक्रियात्मक अवस्था, तात्विक संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसकी उम्र कितनी होती है? तो 11 वर्ष से ऊपर के बच्चे आपके क्या कहलाते हैं? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था वाले बच्चे कहलाते हैं। तब पियाजे ने आपके कितने अवस्थाएं बताई हैं? पियाजे ने आपकी 4 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं। ये चारों अवस्थाएं हैं आपकी। अब हम लोग देखते हैं इन चारों अवस्थाएं की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो दोस्तों, पहली अवस्था क्या है जो पियाजे ने पहली अवस्था बताई थी? पहली अवस्था आपकी कौन सी है? संवेदी प्रेरक अवस्था या कहें इंद्रियगामक अवस्था, जिसकी उम्र कहाँ कब से कब तक होती है? जन्म से लेकर 2 वर्ष के बच्चे क्या कहलाते हैं? संवेदी प्रेरक अवस्था या इंद्रियगामक अवस्था इसको कहते हैं। इसकी विशेषता कौन सी है? दोस्तों, आपकी पहली विशेषता कौन सी है? पहली विशेषता है आपकी जीवितारोपण। कौन सी विशेषता है? जीवितारोपण। जीवितारोपण किसे कहते हैं? बच्चे जो होते हैं वो निर्जीव वस्तुओं को क्या समझते हैं? सजीव वस्तुएं समझते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं? खिलौने जो होते हैं बच्चों के, खिलौने से क्या करते हैं? बातें करते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? जीवितारोपण। मतलब निर्जीव को सजीव समझना आपका क्या कहलाता है? जीवितारोपण। ये पहली विशेषता है संवेदी प्रेरक अवस्था की या इंद्रियगामक अवस्था की। दूसरी अवस्था कौन सी है? वस्तु अस्थायित्व।
वस्तु अस्थायित्व किसे कहते हैं? तो वस्तु अस्थायित्व वो होता है कि संसार, बच्चों को संसार की सारी वस्तुएं अस्थायी लगती हैं। बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं, संसार की सारी वस्तुएं अस्थायी लगती हैं, इसलिए खिलौने जो होते हैं, खिलौनों को छुपा कर क्या करते हैं, फिर उसे खोजते हैं। इसी को क्या कहते हैं? वस्तु अस्थायित्व कहते हैं। और तीसरी विशेषता क्या है? तीसरी विशेषता है कि जानने के लिए संवेदी अंगों पर निर्भर रहते हैं। जो इस उम्र के बच्चे होते हैं, कुछ भी जानने के लिए अपने संवेदी अंगों पर निर्भर रहते हैं। और संवेदी अंग इनके कौन कौन से हैं? जैसे आँख है, कान है, नाक है, त्वचा, जीभ, मतलब अपने संवेदी अंगों पर इस उम्र के बच्चे निर्भर रहते हैं। और इसकी विशेषता कौन सी है? इसकी विशेषता और देखते हैं। चौथी विशेषता है कि हाथ पैर से सोचने की अवस्था कहते हैं इस उम्र के बच्चे को। जो जन्म से 2 वर्ष के बच्चे होते हैं उसे क्या कहते हैं? हाथ पैर से सोचने की अवस्था कहते हैं। और इसकी और विशेषता कौन सी है? और विशेषता है कि इस उम्र के बच्चे निर्देशित व्यवहार करते हैं। मतलब संवेदी प्रेरक अवस्था वाले जो बच्चे होते हैं वो निर्देशित व्यवहार करते हैं। अगर उन लोग को कह दो कि चुप रहो तो कुछ देर के लिए वो सब क्या रहेंगे? चुप रहेंगे। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? निर्देशित व्यवहार कहते हैं। तो जो संवेदी प्रेरक अवस्था है आपकी, या इंद्रियगामक अवस्था, इसकी विशेषताएं कई है। जैसे जीवितारोपण है, वस्तु अस्थायित्व है, जानने के लिए संवेदी अंगों पर निर्भरता है, फिर आपका हाथ पैर से सोचने की अवस्था है, फिर आपका क्या है? निर्देशित व्यवहार है। ये सब आपका किसकी विशेषता है? संवेदी प्रेरक अवस्था या इंद्रियगामक अवस्था, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चों को। अब हम लोग आगे देखते हैं दूसरा वाला। अब दूसरी अवस्था आपकी कौन सी है? दूसरी अवस्था है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। यह आपका 2 से 7 वर्ष तक होता है। अब इसकी विशेषता हम लोग देखते हैं कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो इसकी पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता है केंद्रण। मतलब बच्चों में क्या पाया जाता है? केंद्र। इस उम्र के बच्चों में क्या पाया जाता है? 2 से 7 वर्ष के बच्चों में केंद्र पाया जाता है। मतलब किसी वस्तु या घटना का केवल एक ही पक्ष देखते हैं, उसी को क्या कहते हैं? केंद्र। फिर दूसरा आपका है तर्कड़ा का दिव्य स्वप्न। क्या है? तर्कड़ा का दिव्य स्वप्न है। तर्कड़ा का दिव्य स्वप्न क्या है? अपनी बातों को सही सिद्ध करने के लिए जो इस उम्र के बच्चे हैं वो अपनी बातों को सही सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, परंतु उनके तर्क सही नहीं होते हैं। मतलब जो तर्कड़ा का दिव्य स्वप्न है, इस उम्र के बच्चे अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं जबकि इनके तर्क सही नहीं होते हैं। और फिर तीसरी विशेषता क्या है इस उम्र के बच्चों की? इस उम्र के बच्चों की तीसरी विशेषता यह है कि इस उम्र के बच्चों को मस्तिष्क की तैयारी का काल कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मस्तिष्क का विकास होता है 90% वो 7 वर्ष तक, मतलब बच्चों के मस्तिष्क का विकास हो जाता है। इसी अवस्था में सबसे ज़्यादा मस्तिष्क बच्चों का डेवलप होता है, इसीलिए इसको मस्तिष्क की तैयारी का काल भी कहा जाता है इस उम्र के बच्चों को। फिर क्या है? अंतः प्रज्ञा चिंतन। अगली विशेषता क्या है? अंतः प्रज्ञा चिंतन। मतलब इस उम्र के बच्चे ऐसा चिंतन करते हैं जिसका वातावरण से कोई मतलब सामंजस्य नहीं होता है। मतलब इस उम्र के बच्चे ऐसा चिंतन करते हैं कि जिसका वातावरण से सही सामंजस्य नहीं होता है, मतलब तब भी ऐसा चिंतन करते हैं। और तार्किक चिंतन का क्या होता है? अभाव होता है। अब तीसरी विशेषता हम लोग की कौन सी है? तीसरी विशेषता है, तीसरी अवस्था है मूल संक्रियात्मक अवस्था का है, या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था का है, या ठोस संक्रियात्मक अवस्था का है। इसकी उम्र 7 से 11 वर्ष तक होती है। इसकी विशेषता क्या क्या है? तार्किक चिंतन का प्रारंभ होने लगता है। मतलब अगर यहाँ बच्चे को, यहाँ पे जैसे आपका गौरैया है, क्या है? गौरैया है। फिर आपका क्या है? यहाँ पे पक्षी है। फिर दूसरे सर्किल में आपका पक्षी है, और तीसरे सर्किल में आपका क्या है? तीसरे सर्किल में आपका क्या है? जीव है। क्या है? जीव है। तो ये मतलब बच्चा यहाँ तर्क करना सीख जाता है, मतलब तार्किक चिंतन करने लगता है कि जितने भी गौरैया हैं सब क्या है? पक्षी हैं, और जितने भी पक्षी हैं ये सब क्या है? एक प्रकार के जीव हैं। तो यहाँ पे तार्किक चिंतन करने लगता है बच्चा। फिर यहाँ अगनात्मक तार्किक चिंतन का प्रारंभ होता है। कौन से तार्किक चिंतन का प्रारंभ होता है? अगनात्मक तार्किक चिंतन का। इस चिंतन को क्या कहते हैं? जैसे उदाहरण से नियम की ओर का चिंतन। मतलब अगर कोई उदाहरण दो और उसके बाद नियम बताओ तो बच्चे को समझ में आ जाता है। और फिर इस उम्र के बच्चों में वर्गीकरण की विशेषता पाई जाती है, संगठन निर्माण पाया जाता है, अयथार्थ कल्पना करते हैं इस उम्र के बच्चे। अमूर्त तार्किक चिंतन का क्या होता है? अभाव होता है। आपका अमूर्त तार्किक चिंतन क्या होता है? मतलब अप्रत्यक्ष व्यक्तियों, वस्तुओं व घटनाओं के बारे में सोचना क्या कहलाता है? अमूर्त तार्किक चिंतन। तो इसका अभाव पाया जाता है 7 से 11 वर्ष के उम्र के बच्चों में। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का है, या आकृति संक्रियात्मक अवस्था का है, या रूपात्मक संक्रियात्मक अवस्था का है, या तात्विक संक्रियात्मक अवस्था का है, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का है। इस उम्र के बच्चे कहाँ होते हैं? 11 वर्ष के ऊपर के जो बच्चे होते हैं वो
इस अवस्था में आते हैं। तो इसकी विशेषता क्या है? पहली विशेषता है इसमें अमूर्त तार्किक चिंतन का यहाँ पे क्या होता है, प्रारंभ होने लगता है। अमूर्त तार्किक चिंतन का प्रारंभ होने लगता है और निगमनात्मक तार्किक चिंतन का भी प्रारंभ होने लगता है। मतलब इसमें निगमनात्मक तार्किक चिंतन भी, अगर पहले आप लोग नियम बताएं उसके बाद उदाहरण दें तब भी बच्चे को समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है संज्ञानात्मक परिपक्वता का काल कहते हैं। इस उम्र के बच्चे को 11 वर्ष से जो ऊपर के बच्चे होते हैं उसे संज्ञानात्मक परिपक्वता का काल कहा जाता है। योजना का निर्माण करते हैं इस उम्र के बच्चे। किसी कार्य को करने से पहले क्या बनाते हैं, योजना बनाते हैं। यहाँ पे यथार्थ कल्पना पाई जाती है। और जो 7 से 11 वर्ष के उम्र के बच्चे थे वहाँ पे अयथार्थ कल्पना पाई जाती है, लेकिन 11 वर्ष से ऊपर के बच्चों में क्या पाई जाती है, यथार्थ कल्पना पाई जाती है। आदर्श मूलक चिंतन करते हैं। आदर्श मूलक चिंतन मतलब है जैसे कि कोई भी एक्टर हो या क्रिकेटर हो, कोई भी स्पोर्ट्समैन या कुछ भी हो, उसको मतलब किसी को मतलब जो पसंद होता है उसकी तरह मतलब बनने का सोचते हैं, उसी को अपना आदर्श बना लेते हैं। तो आदर्श मूलक चिंतन कहाँ पाया जाता है, 11 वर्ष के ऊपर के बच्चों में पाया जाता है। तो ये हम लोग ने जितना देखा ये क्या था, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं थी। 4 अवस्थाओं में हम लोगों ने उन सबकी क्या देखी, विशेषताएं देखी। अब हम लोग ये जानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है। अगर आप लोग से पूछे संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है तो पियाजे कहते हैं आपके हैं कि संज्ञानात्मक विकास संज्ञानात्मक परिपक्वता और संज्ञानात्मक अधिगम के परिणाम स्वरूप होता है। पियाजे जी कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास संज्ञानात्मक परिपक्वता और संज्ञानात्मक अधिगम के परिणाम स्वरूप होता है। मतलब जब दोनों घटनाएं एक साथ घटित होती हैं तो आपका क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। इसको अगर हम लोग फार्मूले में डेवलप करें तो ये हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास इक्वल टू संज्ञानात्मक परिपक्वता प्लस संज्ञानात्मक अधिगम। अब आपका संज्ञानात्मक परिपक्वता क्या कहलाता है, तो संज्ञानात्मक परिपक्वता आपका क्या है, संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हम लोग ऊपर देखे वही आपका संज्ञानात्मक परिपक्वता है। परिपक्वता मीन्स क्या होता है, उम्र के अनुसार जो हम लोग का विकास होता है वही आपका क्या कहलाता है, परिपक्वता कहलाता है। मतलब संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं वही आपका क्या कहलाता है, संज्ञानात्मक परिपक्वता कहलाता है। अब हम लोग जानते हैं संज्ञानात्मक अधिगम क्या होता है। अब हम लोग जानते हैं कि आपका संज्ञानात्मक अधिगम कैसे होता है। तो संज्ञानात्मक अधिगम पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक अधिगम संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। मतलब संज्ञानात्मक अधिगम संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है आपका। अब हम लोग जानते हैं कि संज्ञानात्मक संरचना किसे कहते हैं, इसी को हम लोग स्कीमा और इसकी मेटा के भी नाम से जानते हैं। जो आपका संज्ञानात्मक संरचना है इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्कीमा और इसकी मेटा के नाम से जानते हैं। तब हम लोग देखते हैं कि संरचनात्मक संरचना कहें या स्कीमा या इसकी मेटा कहें तो किसे कहते हैं। तो सूचनाओं और अवधारणाओं के प्रखंड रूप आपका क्या कहलाता है, संज्ञानात्मक संरचना कहलाता है। क्या कहलाता है, संज्ञानात्मक संरचना। जैसे हम लोग का जो दिमाग होता है, वो कई खंडों में बटा हुआ होता है और सारे खंड में अलग अलग सूचनाएं होती हैं और एक एक खंड आपका क्या कहलाता है, संज्ञानात्मक संरचना कहलाता है। इसी को क्या कहते हैं, सूचना और अवधारणाओं के प्रखंड रूप आपका क्या कहलाते हैं, संज्ञानात्मक संरचना कहलाते हैं। हर एक खंड आपका क्या है, संज्ञानात्मक संरचना है। हर एक खंड में अलग अलग सूचनाएं आपकी हैं। कहीं पे राजधानी एक मतलब राजधानी का नाम है, कहीं पे अलग सूचनाएं हैं, मतलब कहीं पे जो घटनाएं होती हैं वो सूचनाएं, मतलब अलग अलग जो घटनाएं होती हैं, सूचनाएं होती हैं, अवधारणाएं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। जैसे आपका उद्दीपनों के प्रति निश्चित अनुक्रिया का गत्यात्मक निकाय क्या कहलाता है, संज्ञानात्मक संरचना कहलाती है। उद्दीपनों के प्रति निश्चित अनुक्रिया का गत्यात्मक निकाय आपका क्या कहलाता है, संज्ञानात्मक संरचना कहलाता है। उद्दीपन आपका क्या है, कोई प्रश्न पूछा और अनुक्रिया तुरंत आपने उसका उत्तर दे दिया, तो यही आपका क्या कहलाता है, संज्ञानात्मक संरचना कहलाता है। जो आपके मतलब दिमाग है अलग अलग खंड, कोई क्वेश्चन मतलब जैसे पूछता है, अगर आपके दिमाग में उसका आंसर है तो झट से आंसर आप लोग बता देते हैं। तो वही क्या है, उद्दीपनों के प्रति निश्चित अनुक्रिया का गत्यात्मक निकाय आपका क्या कहलाता है, संज्ञानात्मक संरचना कहलाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन कैसे होता है। जो आपका संज्ञानात्मक संरचना है उसमें परिवर्तन कैसे होता है, तो पियाजे आपका कहते हैं कि संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन निम्न 4 प्रकार से किया जाता है। 4 प्रकार से किया जाता है। वो 4 कौन कौन से हैं, तो देखते हैं हम लोग 4 कौन कौन से हैं। पहला है आपका आत्मसातकरण या समावेशीकरण।
पहला आपका क्या है, आत्मसातकरण या समावेशीकरण। दूसरा क्या है, समंजन या समायोजन। फिर तीसरा क्या है, समधारण, साम्य धारण। और चौथा आपका क्या है, अनुकूलन। मतलब इन 4 प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन कर सकते हैं। अब हम लोग इसको और आगे डिटेल में जानते हैं। जैसे आपका पहला क्या है, आत्मसातकरण या समावेशीकरण। क्या है, आत्मसातकरण या समावेशीकरण। इसको हम लोग जानते हैं कि संज्ञानात्मक संरचना द्वारा नवीन सूचना को पहचानना। कोई अगर मतलब नवीन सूचना आपको मिल रही है तो संज्ञानात्मक संरचना क्या है, उसको पहचानेगा व उसे स्वीकार करने की प्रक्रिया आपका क्या कहलाती है, आत्मसातकरण कहलाती है या समावेशीकरण। मतलब कोई नई सूचना आपको मिल रही है तो वो आपका क्या करेगा, जो संज्ञानात्मक संरचना है वो नई सूचना को स्वीकार करेगा, वही आपका क्या कहलाता है, आत्मसातकरण कहलाता है या समावेशीकरण कहलाता है। और इस प्रक्रिया के द्वारा आपका संज्ञानात्मक संरचना में क्या होता है, परिवर्तन प्रारंभ होने लगता है। मतलब इस प्रक्रिया के जब नवीन सूचना मिलती है तो संज्ञानात्मक संरचना में आपका क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है। जैसे आपका एग्जाम्पल है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी पहले आगरा थी और वर्तमान में इसकी राजधानी बदल के क्या हो गई है, लखनऊ हो गई है। तो मतलब ये हम लोग क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी वर्तमान में क्या है, लखनऊ है। तो ये नवीन सूचना को हम जो संज्ञानात्मक संरचना है उसमें परिवर्तन होना प्रारंभ होगा। तो आपके एक राजधानी का, जैसे जो हम लोग का दिमाग है इसमें अलग अलग ऐसे खंड बने हैं, अलग अलग संज्ञानात्मक संरचना, तो एक राजधानी का आपका होगा। तो इस जो राजधानी का आपका संज्ञानात्मक संरचना है उसमें क्या होगा, परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा कि अच्छा अब उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, समंजन या समायोजन। तो देखिए, जो नवीन सूचना को संज्ञानात्मक संरचना में उपयुक्त स्थान देना, कि जो उपयुक्त मतलब नवीन संरचना, जो हम लोग को नवीन सूचना मिली उसको हम लोग उपयुक्त स्थान, जो आपका दिमाग है ऐसे प्रखंड बने हैं, ऐसे कई खंड बने हैं, अलग अलग संज्ञानात्मक संरचना, तो इसी में से एक आपका खंड क्या कहलाता है, राजधानी वाला होगा। तो इसमें उपयुक्त स्थान दे दिया जाएगा उसको, कि मतलब पहले राजधानी आगरा थी तो आगरा को हटा के अब क्या कर दिया जाएगा, लखनऊ को स्थान दिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी अब क्या है, लखनऊ है। तो नवीन सूचना को संज्ञानात्मक संरचना में उपयुक्त स्थान देने की प्रक्रिया आपका क्या कहलाता है, समंजन या कहलाता है या समायोजन कहलाता है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक संरचना में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तीसरा आपका क्या है, साम्य धारण। तीसरा क्या है, साम्य धारण। जो नवीन सूचना को पूर्व ज्ञान से जोड़ने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, साम्य धारण कहलाती है। आपका नवीन सूचना आपको मिल गया, अब उसको क्या करिए, पूर्व ज्ञान से जोड़िए, तो वो आपका क्या कहलाता है, साम्य धारण कहलाता है। जैसे हम लोग क्या जाने कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है, तो ये क्या है, आत्मसातकरण। हम लोग क्या किए, आत्मसातकरण किए। अब जो आपका राजधानी वाला जो संज्ञानात्मक संरचना था, जैसे लखनऊ, पटना, आपका भोपाल, कोलकाता, ये सब राजधानी वाले में जाके लखनऊ को भी हम लोगों ने रख दिया, तो ये क्या कहलाता है, समंजन कहलाता है। अब ये कहिए, अब इसको पूर्व ज्ञान से जोड़िए, अच्छा ये वही लखनऊ है जहाँ पे हमारे राजू चाचा रहते हैं, तो इसको क्या करिए, पूर्व ज्ञान से जोड़िए। तो ऐसे मतलब आपको याद रहेगा कि अच्छा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है जहाँ पे हमारे राजू चाचा रहते हैं। तो ये क्या किए, पूर्व ज्ञान से जोड़ दिए। अब हम लोग देखते हैं अनुकूलन। अब अनुकूलन में आपका क्या है, अनुकूलन क्या कहता है, नवीन सूचना को विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करिए। जो नवीन सूचना आपको मिल गई है, जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, अब लखनऊ के हम लोग विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग कर सकते हैं। जो हम लोगों ने 4 प्रक्रियाएं देखी, इन 4 प्रक्रियाओं द्वारा हमारा क्या होगा, संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन होगा। कौन कौन सी प्रक्रियाएं थी, आत्मसातकरण या समावेशीकरण, दूसरा था समंजन या समायोजन, तीसरा था सामधारण और चौथा क्या था, अनुकूलन। तो इन चार कारणों से हम लोग की संज्ञानात्मक संरचना में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और संज्ञानात्मक संरचना ही आपका क्या कहलाता है, स्कीमा या स्कीमेटा कहलाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग का यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।